बच्चों यहाँ पर जो एनसीईआरटी द्वारा जो सैम्पल पेपर ऑफिशियली जारी किया गया है उसके क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन के साथ साथ उसके एक्सप्लेनेशंस और सॉल्यूशंस को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको मार्किंग स्कीम भी बताने वाला हूँ जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले आपके सामने कुछ ऐसा पेज दिखेगा पेपर में और यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको 3 सेक्शन इसमें पेपर में दिए जाएंगे। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंपलसरी होंगे और इंटरनल चॉइस आपको जो सेक्शंस होंगे उसमें दिया जाएगा। ए, बी और सी तीनों सेक्शंस में आपको इंटरनली चॉइस क्वेश्चंस में मिलेंगे। जो सेक्शन 1 होगा वो 1 मार्क के क्वेश्चंस होंगे जिसमें MCQ और वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे दिए जाएंगे। उसके साथ साथ असर्शन टाइप भी क्वेश्चंस वहाँ पे मौजूद होंगे। आपको इसके आंसर्स 1 वर्ड या फिर 1 सेंटेंस में देने होंगे। जो सेक्शन बी होगा हमारा वो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जो 50 से 60 वर्ड्स में आपको देने होंगे। सेक्शन सी जो है वो 5 मार्क का क्वेश्चन होगा, लॉन्ग आंसर्स होंगे और 80 to 90 वर्ड्स में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। और जो क्वेश्चंस ये पेपर है उसमें कुल 30 क्वेश्चंस होंगे। 30 क्वेश्चंस ये आपके लिए कंपलसरी हैं। इंटरनल चॉइस आपको दिया गया होगा इसमें जो और करके सारे क्वेश्चंस में लिखा गया होगा। चलिए सेक्शन 1 से क्लास को शुरू करते हैं। सेक्शन ए देख लें। सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कार्बोनेट्स कंपाउंड में कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। ये कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स of an element through covalent bond in order to form straight chain, branch chain और cyclic chain of different size is called catenation। तो कि क्या है ना, कार्बन की प्रॉपर्टी होती है। कार्बन क्या करता है, अपने ही कार्बन के साथ यानी कि कार्बन अपने साथ ही क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ये या तो आप स्ट्रेट लाइन में लिख सकते हैं, या तो आप इसको ब्रांच्ड बना सकते हैं, या तो आप इसको साइक्लिक फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे आपका बेंजीन है। तो ये क्या है हमारा, ये एक कह सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी है, कार्बन की प्रॉपर्टी है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में भी बन सकता है, वो साइक्लिक चेन्स में भी बन सकता है, ब्रांच चेन भी बन सकता है और सेल्फ लिंकिंग कर सकता है यानी कि खुद से ही जुड़ेगा, वो खुद से जुड़ सकता है, उसके पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है। यही प्रॉपर्टी को हम कैटेनेशन कहते हैं। ठीक है। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाउ डू वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट वेरी अक्रॉस ए पीरियड। कह रहा है जैसे जैसे हम पीरियड में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वैलेंसी कैसे चेंज होती जाती है। द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। जैसे जैसे हम पीरियड की तरफ मूव करते हैं, आपको पता होगा 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। तो जैसे जैसे हम पीरियड्स की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे वैलेंसी क्या होती है, पहले इंक्रीज़ करती है फिर क्या करते हैं, वैलेंसी डिक्रीज़ करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। आंसर क्वेश्चन नंबर 3A to 3-4 on the basis of your understanding of the following paragraph and the related studies concepts। क्या है कि यहाँ पे ये बड़ा सा पैरा दिया हुआ है, इस पैरा को पढ़ना है और इस पैरे के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है। और जो हमने कॉन्सेप्ट्स भी पढ़े हैं, जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स जो हैं इसमें पूछे गए हैं, उस कॉन्सेप्ट्स के भी हमें आंसर्स देने हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है स्टेट द प्रिंसिपल बिहाइंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। हमें इलेक्ट्रिक जनरेटर के प्रिंसिपल को यहाँ पे बताना है। ठीक है। तो उसका प्रिंसिपल क्या होता है, द प्रिंसिपल बिहाइंड इलेक्ट्रिक जनरेटर इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर का, यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो प्रिंसिपल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग करंट इन द कॉइल बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट। कह रहा है किसी भी मैग्नेट पे किसी भी कॉइल के अंदर, मैग्नेट नहीं किसी भी कॉइल के अंदर करंट का प्रोड्यूस हो जाना, किसकी वजह से, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। ये नॉर्थ और साउथ 2 मैग्नेट्स हैं, इस मैग्नेट के बीच में ये कॉइल लगा हुआ है और कॉइल से क्या हो जाए, कॉइल में क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जा रही है। क्यों प्रोड्यूस हो जा रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंजिंग की वजह से। जो इस कॉइल पे लगा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, इस दोनों मैग्नेट्स की वजह से, उस मैग्नेटिक फील्ड की चेंजिंग की वजह से कॉइल के अंदर क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो जा रहा है मैग्नेट की वजह से। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं और यही वो प्रिंसिपल है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक जनरेटर हमारा वर्क करता है। ठीक है। बी क्या है,
द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ द विंड टर्बाइंस इज़ 50 हर्ट्ज़, व्हाट इज़ मीन्ड बाय दिस स्टेटमेंट। कह रहा है जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी विंड टर्बाइन जो वहाँ पे बनी हुई थी, ये सब विंड टर्बाइंस, इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो थी वो 50 हर्ट्ज़ है। क्या है? 50 हर्ट्ज़। अब हमें बताना है इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है हम पढ़ लेते हैं। द पोलैरिटी ऑफ द आउटपुट अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस एवरी 1/100 सेकेंड्स। कह रहा है जो पोलैरिटी होती है ना अल्टरनेट करंट की, जो अल्टरनेट करंट हमारे घर में भी आता है, जो कहीं भी होता है अल्टरनेट करंट, उसकी पोलैरिटी 1/100 सेकेंड्स में चेंज हो जाती है। ठीक है, एक बार प्लस माइनस की पोलैरिटी चेंज होती रहती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इन 1 सेकेंड द आउटपुट कंप्लीटेड 50 साइकिल्स। वो जो लिखा हुआ था ना 50 हर्ट्ज़, वो था हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होता है? चेंज इन ऑस्किलेशन इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितने ऑस्किलेशन चेंज हो रहा है, मतलब कितनी बार चेंज हो रहा है, तो वो 50 साइकिल्स कंप्लीट करता है 1 सेकेंड में। ठीक है, तो ये वहाँ की फ्रीक्वेंसी लिखी हुई थी जो ये है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? वाई डू यू थिंक मुपंडल इज़ एट एन एडवांटेजस पोजिशन फॉर दिस प्रोजेक्ट। कह रहा है कि जो मुपंडल जगह है, ये जगह क्यों ऐसा इम्पॉर्टेंट है इस प्रोजेक्ट के लिए, क्या एडवांटेज है उस जगह पे ही इस प्रोजेक्ट को बनाने का। तो यहाँ पे आंसर इसका ये हो जाएगा, द सुटेबिलिटी ऑफ द मुपंडल एज अ साइट फॉर विंड फार्म स्टेम फॉर जोग्राफिकल लोकेशन एट इज एक्सेस ऑफ सीजनल मानसून विंड्स। क्या है, जो ये विंड मिल हमारे चल रहे हैं इसके लिए चाहिए विंड्स। ठीक है, तो ये जो लोकेशन है इस जगह का, जोग्राफिकल जो लोकेशन है, ये जोग्राफिकल लोकेशन ऐसा है कि यहाँ पे विंड हमेशा, सीजनल विंड्स हमेशा वहाँ पे रहती हैं, ताकि वहाँ पे करंट प्रोड्यूस किया जा सके उसको विंड मिल को चला के। ठीक है, तो यही उसका मेन एडवांटेज है कि वहाँ पे सीजनल मानसून विंड्स हमेशा अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ लेते क्या है। बेस्ड ऑन द डाटा रिप्रेजेंटेड इन द ग्राफ बिलो, विच ऑफ द 2 cities A and B would be an ideal location for stabilizing a wind farm and why। कह रहे ये जो ग्राफ दिया गया है, ये जो ग्राफ है हमारे पास, इस ग्राफ को देख के बताना है कि जो ये हमारा सिटी A है और सिटी B, इन दोनों सिटी में कौन से सिटी सुटेबल है इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, विंड फार्म्स के लिए। तो उसका आंसर है सिटी A। जो सिटी A है हमारा वो जो है वो सही है, एडवांटेजस जगह है। क्यों है? इट इज़ मोर सुटेबल, क्यों? फॉर अ विंड फार्म एज देयर इज़ कॉन्स्टेंटली हाई विंड स्पीड इन द सिटी थ्रू आउट द ईयर। मतलब कि क्या है कि यहाँ पे जो क्या है कि ये जो जगह है ना, ये यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस विंड चल रही है, यानी कि ये विंड की जो वो है, विंड की स्पीड की मतलब दिया हुआ है ग्राफ है। तो यहाँ पे क्या है, विंड हमेशा बह रही है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो रहा है, विंड कभी ज़्यादा है कभी कम हो जा रही है, कभी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, यानी कि फ्लक्चुएट कर रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टेंटली हम देख रहे हैं विंड बह रहा है, तो कॉन्स्टेंटली विंड की वजह से ही वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, विंड मिल अपना चला सकते हैं, जिससे हमारा कंटिन्यूसली वो विंड मिल चलता रहेगा, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आती रहेगी। तो सिटी A जो है वो हमारा ज़्यादा सूटेबल है इस काम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4A एंड 4D आर बेस्ड ऑन द 2 टेबल्स गिवन बिलो। ये 2 टेबल दिए गए हमारे पास, इसके ऊपर बेस्ड है वो। स्टडी दिस टेबल्स रिलेटेड टू ब्लड शुगर्स लेवल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ये ब्लड शुगर लेवल के ऊपर ये क्वेश्चन डिपेंड करता है और इसके आंसर्स हमें देने हैं नीचे क्वेश्चंस को पढ़ के। क्वेश्चन 4A क्या है, रिफर टू टेबल नंबर B। टेबल नंबर B कौन सा है हमारा, ये टेबल नंबर B है, ये वाला। कह रहा है रिफर टू टेबल B शोइंग द ब्लड रिपोर्ट ऑफ द लेवल ऑफ ग्लूकोज ऑफ पेशेंट X एंड Y। ठीक है, इन्फर द डिजीज़ विच कैन बी डायग्नोज्ड फ्रॉम द गिवन डाटा। कह रहा है कि जो डाटा हमारे पास दी गई है, ये पेशेंट X और पेशेंट Y की ये ग्लूकोज रिपोर्ट है। ठीक है, इस रिपोर्ट को हमको देख के बताना है कौन सा डिजीज़ हमें यहाँ पे डायग्नोज हो रहा है, मतलब पता चल रहा है। ठीक है, तो जो डिजीज़ है वो है डायबिटीज़। ठीक है, जो डायबिटीज़ डिजीज़ है ये हमें यहाँ से देख के इस ग्राफ से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द हार्मोन्स हुज लेवल इज़ इन द ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबव डिजीज। बता रहा है कि एक हमें हार्मोन्स का नाम बताइए, कौन सा हार्मोन्स है जिसकी वजह से ये डिजीज़ हमारे बॉडी में होती है। तो वो जो हमारा है वो है इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन्स है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ये डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइट वुड यू रिकमेंडेड टू द अफेक्टेड पेशेंट। आप कौन सा डाइट इस पेशेंट के लिए रिकमेंड करेंगे, मतलब डायबिटीज़ वाले पेशेंट को कैसे डाइट लेनी चाहिए। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है
कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को कैसी डाइट लेनी चाहिए। तो यहाँ पे आंसर इसका होगा लो शुगर विद हाई फाइबर डाइट्स। हमें लो शुगर विद हाई फाइबर डाइट्स को लेनी चाहिए डायबिटीज़ पेशेंट्स को, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, रिफर टू टेबल नंबर ए एंड सजेस्ट द वैल्यू ऑफ द मीन ब्लड ग्लूकोज लेवल बियॉन्ड विच डॉक्टर एडवाइस इज नेसेसरी। ये हमें दिया गया है 4 ऑप्शंस, बता रहा है कि टेबल नंबर ए को देख के बताइए कि ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में कितनी होनी चाहिए। ये है हमारा पूरा, आप ये टेबल देख लीजिए इसका पूरा, और इसका आंसर जो होगा वो होगा 180 mg/dl, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाए, इतनी हमें ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में ब्लड में चाहिए होता है, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्या है, व्हेन वी एंटर अ डार्क रूम कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इमीडिएटली द थिंग इनसाइड द रूम डू नॉट अपीयर क्लियर इन आवर आइज, दिस इज बिकॉज pupil do not open at all in the dark, pupils take time to adjust, light travels slower in the dark room, pupils open very quickly in the dark। कह रहा है कि जैसे ही हम किसी डार्क रूम में बाहर से, घर से बाहर निकलते हैं, धूप में रहते हैं, बाहर उजाले में रहते हैं, उसके बाद जैसे ही हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो कह रहा है कि ये तुरंत हमारे सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता है, पूरा अंधेरा अंधेरा छाया रहता है। फिर कुछ देर बाद धीरे धीरे हमें दिखाई देना शुरू होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि क्या है, जो हमारे प्यूपिल होती है ना, प्यूपिल वो क्या होती है, एक नॉर्मल पोजीशन पे खुलती है, ठीक है। जब हम बाहर रहते हैं तो प्यूपिल रिस्पॉन्सिबल होती है मेनली कि हमारे आँखों के अंदर कितनी लाइट आए, ठीक है, उसके हिसाब से हम बाहर की चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो जब हम लाइट में रहते हैं तो हमारी प्यूपिल क्या होती है, काफ़ी छोटी सी खुली रहती है, मतलब कि लाइट एनर्जी क्या हो, काफ़ी कम आ सके उसके अंदर, ज़्यादा लाइट ना आए, ठीक है। उस समय हमें लाइट की कम ज़रूरत होती है क्योंकि बाहर रहते हैं, सब कुछ उजाला रहता है। लेकिन जैसे ही हम किसी कमरे में अंदर जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, लाइट एनर्जी बहुत कम रहती है, इसलिए हमारी आँखों के अंदर ज़्यादा लाइट एनर्जी चाहिए होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट चाहिए होती है, इसलिए हमारी प्यूपिल जो होती है क्या होती है, बड़ी हो जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आए। तो छोटे से बड़े होने में, उसको एडजस्ट होने में जो टाइम लगता है, उस टाइम के दौरान हमें वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है, बिल्कुल डार्क हमें दिखाई देता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा प्यूपिल्स टेक टाइम टू एडजस्ट, वो लाइट से डार्क में एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेती है, इसलिए हमें थोड़ा कम दिखाई देता है, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आइज़, मतलब कौन सा फिनोमिना हमारे आइज़ में देखने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो आंसर है, वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की यही एक फिनोमिना जिसके लाइट रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में, मतलब हमारी आँखों में, वो विज़न के लिए, दिखाई देने के लिए, ठीक है। और रिफ्लेक्शन नहीं होता है, रिफ्रैक्शन होता है हमारी बॉडी में, आँखों में, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, when a 4 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 100 milliampere in the circuit, the value of the resistance of the resistor is। हमें क्या दिया गया है, एक 4 वोल्ट की बैटरी दे दी गई है, ठीक है, उसके साथ साथ एक अननोन रेजिस्टेंस है और हमें करंट दे दिया गया है 100 मिली एम्पियर। हाँ, ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देनी होगी, जो यहाँ के यूनिट्स हैं, यहाँ पे यूनिट दिया गया है मिली एम्पियर। सबसे पहले मिली एम्पियर को आपको एम्पियर में चेंज करना होगा, ठीक है। और हमें क्या बताना है, रेजिस्टेंस बताना है, उस अननोन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है V=IR। सब कुछ हमें पता है, I हमें पता है, V हमें पता है, R हमें निकालना है। R हम यहाँ पे निकाल देंगे। सबसे पहले हम A को, जो हमारा एक I है, दैट इज़ मिली एम्पियर, उसको एम्पियर में चेंज करना होगा। उसके बाद V=IR फॉर्मूले में पुट करेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा ओम्स लॉ, उस पर फॉर्मूले पुट करेंगे और हमारा निकाल देंगे, दैट इज़ 40 ओम, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग यूनिट्स पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जब तक आप ये यूनिट नहीं लिखेंगे, अगर आप ये यूनिट नहीं लिखते हैं तो 0.5 मार्क्स यहाँ से आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। मतलब यहाँ पे तो आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं, आप यहाँ पे ऑप्शन टिक कर देंगे, लेकिन जब आप वैसे क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे जो ये यूनिट्स है, यूनिट्स को मेंशन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग ज़रूर मेंशन कीजिएगा। यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर मे बी एक्सप्रेस्ड एज, कह रहा है हमें पावर की यूनिट बतानी है। तो पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट एम्पियर। एम्पियर, वोल्ट एम्पियर कैसे होती है, पावर होता है हमारा वोल्टेज इनटू करंट।
वोल्टेज की जो हमारी यूनिट हो गई वो हो गई वोल्ट, और जो करंट की यूनिट हो गई वो हो गई एम्पियर, दैट इज़ वोल्ट एम्पियर, हमारा ये पावर की यूनिट हो गई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते क्वेश्चन नंबर 8। इट इज़ फाउंड दैट वाटर फ्रॉम अ रिवर वॉज कंटामिनेटेड विद कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट माइट हैव गॉट मिक्सड विद वाटर। कह रहा है कि हमें रिवर के वाटर में ये बैक्टीरिया मिले। कौन से बैक्टीरिया? कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। कह रहा है ऐसी कौन सी पॉल्यूटेंट है उस वाटर में घुल गई है जिसकी वजह से ये हमें बैक्टीरिया देखने को मिल रही है। तो ह्यूमन फिकल जो मैटर होता है, यानी कि जो ह्यूमन की फिकस होती है, फिकल्स होते हैं, फिकल्स उनकी वजह से ही ये बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं। ठीक है, तो उस पानी में ह्यूमन फिकल मैटर को ज़्यादा देखा गया होगा, इसलिए ये सारे बैक्टीरियाज वहाँ पे ग्रो कर गए हैं। इसका आंसर देखें क्या है। जहाँ ह्यूमन फिकल मैटर ही है, ये बैक्टीरिया जो होती है ये ह्यूमन फिकल के ऊपर ही अटैक करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये और करके दिया, ये देखिए क्वेश्चन और करके दिया। या तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ये वाले क्वेश्चन 8 क्वेश्चन नंबर 8 का ये, या फिर ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए। ठीक है, मैं ये भी पढ़ लेता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेक होल्डर्स ऑफ द फॉरेस्ट कॉज द मैक्सिमम डैमेज टू फॉरेस्ट। कह रहा है फॉरेस्ट का कौन सा ऐसा स्टेक होल्डर है जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट को डैमेज करता है। पीपल हु लिव अराउंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, द वाइल्ड लाइफ एंड द नेटिव इंथुजियास्ट, या फिर द इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा द इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट ही ऐसे स्टेक होल्डर्स है जो फॉरेस्ट को सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस इज कंट्रीब्यूटर ड्यू टू द इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ द कोल एंड पेट्रोलियम। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैसा है, इसमें से कौन सा ऐसा ग्रीन हाउस गैस है जो इनकम्प्लीट कम्बशन कोल और पेट्रोल की वजह से रिलीज होता है, कंट्रीब्यूट करके निकलता है। तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही हार्मफुल गैस होता है, इसका फार्मूला CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल वो होता है और ये एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमें बताना है कि इन चारों रिएक्शंस में से कौन सा रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, पहला है बर्निंग ऑफ कोल, दूसरा है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोजिट, तीसरा है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और चौथा है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा है। इसका आंसर यहाँ पे गलत दे दिया गया, Na2CO3, मैं वही पढ़ रहा था अभी, आंसर इसका गलत कर दिया गया है। इसका आंसर जो होगा वो ये होगा 4 आंसर, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा आंसर को, यह आंसर यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइडेंटिफाई द बेसिक सॉल्ट ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट। हमें इन चारों सॉल्ट्स में Na2CO3, NH4Cl, NaNO3 और KCl, इन चारों सॉल्ट्स में हमें ये बताना है कौन सा सॉल्ट जो है वो बेसिक सॉल्ट है। तो आंसर होगा Na2CO3, ये हमारा जो है ये बेसिक सॉल्ट है। अच्छा, ये बेसिक सॉल्ट क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इसको वाटर में डिसोसिएट करते हैं ना, ये क्या होता है, Na अलग हो जाता है, CO3 अलग हो जाता है। ठीक है, CO3 का होल ट्वाइस अलग हो जाएगा, Na अलग हो जाता है, और अलग होने के बाद CO3 क्या करता है कि वाटर से H2H+ और OH- को बाहर कर देता है, मतलब हाइड्रोजन को बाहर कर देता है। जैसे OH में हाइड्रोक्साइड आयंस हमारे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सॉल्ट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। द पोजीशन ऑफ 4 एलिमेंट्स A, B, C, D इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर शोन बिलो। विच एलिमेंट इज़ मोस्ट लाइकली टू फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड। कह रहे ये जो A, B, C, D हमें 4 एलिमेंट्स दिए गए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, जो यहाँ पे लोकेट करते हैं, आप देख सकते हैं। तो पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। तो A, B, C, D जो यहाँ पे लिखे गए हैं, A हमारा है वो है लिथियम, B है वो हमारा है मैग्नीशियम, और C है वो है हमारा ब्रोमाइन, और D है वो हमारा है जेनॉन। ठीक है, तो इसमें से कह रहा है इन चारों में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हमेशा एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। मैं आपको बता दूँ ये ब्रोमाइन इसका आंसर होगा C। क्यों? क्योंकि जो हैलोजन्स होते हैं ना, हैलोजन भी, ये भी हैलोजन ग्रुप का ही है। हैलोजन्स क्या होते हैं, हमेशा एसिडिक ऑक्साइड्स ही बनाते हैं। जैसे ये ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एलिमेंट PQRS have atomic number 11, 15, 17, 18 respectively. Which of them is reactive non-metals? ये PQRS हमें 4
एलिमेंट्स दे दिए गए हैं जिसका एटॉमिक नंबर 11, 15 और 17, 18 है, ठीक है। 11 हमारा वो हो जाएगा Na, उसके बाद 15 हमारा हो जाएगा फॉस्फोरस P, 17 दैट इज़ Cl एंड 18 दैट इज़ आर्गन Ar। ये चार जो है हमारे, पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा रिएक्टिव नॉन मेटल हमारा होगा। तो इन चारों में से जो हमारा रिएक्टिव नॉन मेटल्स होगा वो होगा Q एंड R, दैट इज़ 15 एंड 17, दैट इज़ 15 दैट इज़ फॉस्फोरस एंड क्लोरीन। ये दोनों हमारे ऐसे नॉन मेटल्स है जो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आप जानते हैं क्लोरीन की ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फॉस्फोरस काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो फॉस्फोरस और हमारा क्लोरीन ये दोनों ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव माने जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर क्वेश्चन नंबर 13 and 14 two statements are given, one label assertion A and the other label reason R, ठीक है। select the correct answer of the questions from the codes 1, 2, 3 and 4 in the given below। कह रहा है कि यहाँ पे कुछ assertion लिखे गए हैं, both A and R are true and the R is correct explanation in the section both A and R। ये क्या है ना, मैं आपको क्वेश्चन पूरा बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ assertion लिखे गए हैं। ये जो assertion लिखे गए हैं ये एक लाइन लिखी गई है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रीज़न लिखा गया है। तो हमें ये बताना है कि assertion सही है या रीज़न सही है या दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत है। इसके हिसाब से हमें यहाँ पे आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो पहला assertion है वो है फॉलोइंग आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। ये फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर हमें कह रहा है ये आइसोमर ब्यूटेन के क्या है, आइसोमर है, वो भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। हाँ, उसके साथ साथ रीज़न क्या दे रहा है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे आर डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे ये जाहिर सी बात है ये चारों क्या है हमारे आइसोमर्स है ब्यूटेन के, लेकिन यहाँ पे जो रीज़न दे रहा है वो कह रहा है कि स्ट्रक्चर आइसोमर्स में होता क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है बट उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये बिल्कुल आंसर भी, रीज़न भी बिल्कुल सही है। कह रहा है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ये रीज़न और एक्सप्लेनेशन दोनों सही हैं और ये असर्शन का ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असर्शन, ये भी असर्शन वाला क्वेश्चन है। अ फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ पैरेलल विद द मेन लाइन, ठीक है, ये हमारा असर्शन है। रीज़न इसका क्या है, इफ़ अ करंट लार्जर देन द स्पेसिफिक वैल्यू फ्लोज थ्रू द सर्किट फ्यूज वायर मेल्ट्स। ये लिखा हुआ है असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। ये जो हमारा फ्यूज़ वायर का ये असर्शन दिया गया है ये हमारा क्या है, रॉन्ग है, लेकिन रीज़न सही है कि ज़्यादा अगर करंट हमारा प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा करंट अगर निकलता है सर्किट्स में तो फ्यूज़ वायर हमारा क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ये हमारा सही है, लेकिन ये जो फ्यूज़ वायर को पैरेलल में कनेक्ट करने की बात कर रहा है मेन लाइन में, ये हमारा बिल्कुल रॉन्ग है, असर्शन हमारा रॉन्ग है, ठीक है। तो इस तरह से हमें उसका आंसर्स देने होंगे, उसके रीजंस बताने होंगे। रीज़न तो लिखा होगा, रीज़न लिखा होगा, बट ये हमें ये आंसर बताने होंगे कि असर्शन हमारा गलत है और रीज़न हमारा सही है। आप लोग देखिए थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको काफ़ी क्वेश्चंस में। आप सैम्पल पेपर से काफ़ी और सारे सैम्पल्स पेपर आपको मिल जाएंगे बाज़ार में, वहाँ से लेके आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व कीजिएगा, उनको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। अभी तक हमारे पास क्या आते हैं, वो MCQs क्वेश्चन थे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे। अभी जो है क्वेश्चन हमारे पास आएंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, बड़े बड़े आंसर्स हमें लिखने होंगे इसके, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। राइट टू ऑब्जर्वेशंस व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब। कह रहे हैं हमें 2 ऑब्जर्वेशन बताने हैं जब लेड नाइट्रेट को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं किसी टेस्ट ट्यूब में। तो क्या होता है, इट टर्न्स येलो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड ऑक्साइड एंड रेडिश ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व। जैसे ही हम लेड नाइट्रेट को PbNO3 का होल ट्वाइस दैट इज लेड नाइट्रेट, इसको जैसे ही हम हीट करते हैं ये PbO दैट इज लेड ऑक्साइड में टूट जाता है और NO2 और O2 में टूट जाता है। ये क्या होता है, PbO जो होता है हमारा लेड ऑक्साइड, ये येलो कलर में चेंज हो जाता है और रेडिश ब्राउन कलर की फ्यूम्स वहाँ पे निकलने लगती है, धुएँ निकलने लगती हैं। किसके कलर के, रेडिश ब्राउन कलर के धुएँ वहाँ पे इवॉल्व होती हैं, निकलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। हमें इस रिएक्शन का नाम बताना है। तो ये है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या हो रहा है, ये एक से कई भागों में टूट जा रहा है, किसकी वजह से, थर्मल की वजह से, हीट की वजह से, इसलिए इसको हम थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे।
नेक्स्ट क्या है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द एबव रिएक्शन। ये है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ये केमिकल इक्वेशन लिखना होगा, इसको बैलेंस करना होगा, इस जो ऊपर हमारे पास ये जो लाइन लिखी हुई थी इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अ कंपाउंड X ऑफ सोडियम इज यूज्ड एज एन एंटासिड एंड इट डिकम्पोजेज ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। कह रहा है कोई कंपाउंड X है, ये कंपाउंड सोडियम का कंपाउंड है, ये एज एंटासिड की तरह वर्क करता है। एंटासिड आप लोग जानते होंगे, एंटासिड क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में इसको हम इंटेक करते हैं, जैसे हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो बेस लिया जाता है वही हमारा एंटासिड होता है। एंड इट डिकम्पोजेज ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, और जैसे ही इस कंपाउंड X को हीट किया जाता है ये डिकम्पोज होने लगता है, ठीक है। इस कंपाउंड X का हमें नाम बताना है, इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है और उसका इक्वेशन लिखना है जब उसको डिकम्पोज हम करते हैं उसका इक्वेशन है। और एंटासिड के अलावा कि कंपाउंड X किस चीज़ में और यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसका आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा। ये हमारा तीनों कंपाउंड एक ही है, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा। इसका फार्मूला है NaHCO3। ये हमारा है एंटासिड, जिसका एज एंटासिड भी हम यूज़ करते हैं, और जैसे ही हम इसको हीट करते हैं ये डिकम्पोज हो जाना शुरू हो जाता है। देखिए आप लोग ये फार्मूला भी देख लीजिए, ये इक्वेशन जो लिखा हुआ है, NaCO3 को जैसे हीट किया Na2CO3 और CO2 प्लस H2O में ये कन्वर्ट हो गया, ये डिकम्पोज होना शुरू हो गया। एंड गिव वन यूज़ ऑफ द कंपाउंड X बिसाइड द एंटासिड। एंटासिड के अलावा इस कंपाउंड X का एक और हमें यूज़ बताना था। इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर फॉर बेकिंग। इसका यूज़ हम फायर एक्सटिंग्विशर्स में करते हैं, यानी कि आग बुझाने की जो मशीन्स होती हैं, आग बुझाने वाला, उसमें इसका यूज़ करते हैं, और बेकिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, खाना वगैरह बनाने के लिए जैसे हम इसका यूज़ करते हैं। अब देखेंगे फ्लफ़ी बनाने के लिए ब्रेड्स वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है बेकिंग सोडा का। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे एक और पूछा गया था, यू आर प्रोवाइडेड विद 90 मिलीलीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर एंड 10 मिलीलीटर ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रिपेयर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हमें 90 मिलीलीटर वाटर दे दिया गया और 10 मिलीलीटर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है, और हमें कहा गया है कि हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है इस कंसनट्रेटेड से, ठीक है। क्वेश्चंस क्या हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट वे ऑफ प्रिपेयरिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, गिव रीज़न। हमें बताना है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन का एक करेक्ट वे, और उसका हमें रीज़न देना है कि ऐसा हमें क्यों कर रहा है। इसका आंसर क्या है, add 10 milliliter of concentrated sulfuric acid slowly to 90 milliliter of water with constant stirring। कह रहा है कि हमें 10 मिलीलीटर का जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको 90 मिलीलीटर वाटर में ड्रॉप बाई ड्रॉप स्लोली उसको वहाँ पे उसमें डालना है ऐसा, और उसके साथ साथ हम उसे हिलाते रहना है, स्टीयरिंग करते रहना है। ऐसा क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज़ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इफ़ वाटर इज़ एडेड टू कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हीट जनरेटेड cause the mixture to splash leading to burn and the glass container can break। कह रहा है कि जो हमारा डाइल्यूशन ऑफ एसिडिक होता है, मतलब कि जो एसिड को डाइल्यूशन करने की जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, यानी कि उसमें काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होता है। ठीक है, तो अगर हम एसिड में वाटर को डालते हैं, ठीक है, तो वाटर से उसमें जाते ही तुरंत क्या होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एनर्जी की वजह से या तो ग्लास ब्रेक कर जाएगा, या तो क्या हो सकता है कि वो पूरा मिक्सचर क्या हो जाए, स्प्लैश हो जाए, फैल जाए इधर उधर, जिससे हमें एक्सीडेंट से क्या हो जाए, हमें जल भी सकते हैं उससे एक्सीडेंटली। इसलिए क्या करते हैं, हम एसिड को वाटर के अंदर डालते हैं ताकि डाइल्यूशन का प्रोसेस भी हो और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या वाटर की वजह से कम हो जाए। ठीक है, और कोई स्प्लैश वगैरह भी अगर होता है तो उससे हमें कोई नुकसान ना हो। ठीक है, वाटर क्योंकि वाटर रहेगा वो, इसकी वजह से ये हमारा मेन रीज़न होता है। ठीक है, और नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ विल द कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ आयंस चेंजेस ऑन डाइल्यूशन। कह रहे जैसे जैसे हम उसको डाइल्यूट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड को, तो H3O+ की जो कंसंट्रेशन है वो कैसे चेंज होती जाएगी, डिक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जो HNO3 का जो कंसंट्रेशन है वो पर यूनिट वॉल्यूम पे क्या हो जाएगा, कम होते जाएगी। जैसे जैसे हम वाटर में ऐड करते जाएंगे उसको सल्फ्यूरिक एसिड को, क्या हो जाएगा, वो पर यूनिट वॉल्यूम पे HNO3 क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा और
उसका वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, कंसंट्रेशन HNO3 का चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है 17। 2 एलिमेंट X and Y have atomic numbers 12 and 16 respectively. To which period of the modern periodic table do these two elements belong? What type of bond will be formed between them and why? Also give the chemical formula of the compound formed. इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमें दिया गया है वो 282 और 286 दे दिया गया है, 12 का और 16 का। 12 का ये 282 है और 16 का 286 है। हमें बताना है कौन से पीरियोडिक टेबल में पीरियड में ये बिलोंग करते हैं। तो एक्स और वाई बिलोंग करेंगे थर्ड पीरियड में। ठीक है, और ये एक दूसरे के साथ आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्स विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन, एक्स अपना 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर देगा, एंड वाई विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, और वाई क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और 8 ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लेगा। और ये भी जैसे 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, ये भी स्टेबल हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो दोनों कैसे फॉर्म करेंगे? आयनिक बॉन्ड बना के एक दूसरे के साथ आयनिक बॉन्ड बनाएंगे और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है क्रिएट अ टेरेस्ट्रियल फूड चेन डिपिक्टिंग 4 ट्रॉपिक लेवल्स। एक हमें फूड चेन बनाना है जिसपे 4 ट्रॉपिक लेवल्स तक के उसमें एनिमल्स को हमें दिखाना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डू वी नॉट फाइंड फूड चेन ऑफ मोर देन 4 ट्रॉपिक लेवल्स इन नेचर। कह रहा है कि हम 4 ट्रॉपिक लेवल से ज़्यादा के फूड चेन्स को क्यों नहीं देख पाते हैं, क्यों हम नेचर में ऐसे अवेलेबल नहीं होता है ये 4 ट्रॉपिक लेवल से ज़्यादा के फूड चेन्स। तो इसका आंसर जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो है अ फूड चेन शोइंग फर्स्ट टॉपिक लेवल, सेकंड टॉपिक लेवल, थर्ड टॉपिक। आपको एक यहाँ पे एक फूड चेन बनानी है जो फर्स्ट टॉपिक लेवल, सेकंड टॉपिक लेवल और थर्ड टॉपिक लेवल को शो करे। ठीक है, जो दूसरे का आंसर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द 5th टॉपिक लेवल। कह रहा है कि जो 10% लॉ आपने पढ़ा होगा कि जो भी एनर्जी हमारी बॉडी में होती है वो नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे सिर्फ 10% ही अमाउंट ऑफ एनर्जी जा पाती है। तो जब हम एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे से तीसरे लेवल, तीसरे से चौथे लेवल जब हम मूव करते हैं फूड चेन में, तो 10% लॉ के हिसाब से 4th लेवल के बाद कोई सफिशिएंट एनर्जी ही नहीं बचती है कि हम 5th टॉपिक लेवल में उसको पहुंचा पाएँ। इसलिए 4th जो टॉपिक लेवल है वहीं तक एनर्जी ख़त्म हो जाती है और हमारा जो फूड चेन है वो भी वहीं तक ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो और से करके पूछा हुआ है हाउ विल यू क्रिएट आर्टिफिशियल एक्वेटिक सिस्टम विच इल सेल्फ सस्टेनेबल। हमें एक आर्टिफिशियल एक्वेटिक इकोसिस्टम को बनाना है। ठीक है, इसको बनाने के लिए कुछ यहाँ पे हमें पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉइंट्स को पढ़ते हैं। पहला है कि लार्ज जार फिल्ड विद वाटर, ऑक्सीजन, फूड एंड एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें क्या है, एक लार्ज जार चाहिए, बड़ा सा जार चाहिए जिसमें क्या हो, वाटर से पूरा भरा हुआ हो। उसके साथ उसमें ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए और उसके अंदर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स चाहिए जो कि उसके अंदर रह सकें। दूसरा ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन पंप चाहिए वाटर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। तीसरा फिश फूड, यानी कि जो भी हम एक्वेटिक एनिमल्स उसमें रखेंगे उसको फूड जो चाहिए उसके लिए हम यहाँ पे फूड रखेंगे, फिश फूड। तीसरा है उसके बाद है एक्वेटिक प्लांट्स प्रोड्यूसर्स प्रोवाइड ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हमें वहाँ पे चाहिए एक्वेटिक प्लांट्स चाहिए और एक्वेटिक प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जैसे वाटर के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगा। एक्वेटिक एनिमल्स भी चाहिए हमको, एक्वेटिक एनिमल्स फिश वगैरह तो चाहिए ही, जो ऑक्सीजन को क्या कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करें, कंज्यूम्स कर सके। कंज्यूमर्स रिलीज CO2 फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उसके बाद है डिकम्पोजर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर नेचुरल क्लीनिंग ऑफ द एक्वेरियम। क्या चाहिए उसके अंदर, डिकम्पोजर्स भी चाहिए। डिकम्पोजर्स रहेंगे तो नेचुरली क्या करेंगे, उसको क्लीन करते रहेंगे उस एक्वेरियम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ सेल एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट एंड मसल्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन लिखा हुआ, ये है वर्ड इक्वेशन। आप ये बड़ा सा देख रहे होंगे, ये पूरा है वर्ड इक्वेशन। इस वर्ड इक्वेशन, ऐसे ही वर्ड इक्वेशन बना के हमें एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो हमारे ईस्ट और मसल्स में होता है उसको हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है।
ठीक है। सबसे पहले ग्लूकोज, हम बॉडी में कुछ भी लेते हैं तो तुरंत क्या होता है, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। ग्लूकोज के बाद हमारी जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर वो ब्रेक होता है, उसके बाद वो कन्वर्ट होता है किसमें, पायरुवेट में प्लस एनर्जी में। पायरुवेट क्या होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। पहले ग्लूकोज में 6 होते हैं, लेकिन जब पायरुवेट बनता है तो उसमें सिर्फ 3 कार्बन्स होते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ एनर्जी भी यहाँ पे निकलती है। फिर यहाँ पे 3 तरह के अब देखिए रिएक्शंस होता है। पहला रिएक्शन है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो हमारा ईस्ट करता है। ईस्ट क्या करता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में रिएक्शन करता है इस पायरुवेट को, और उसके बाद क्या बनाता है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। इथेनॉल में क्या है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, और 1 कार्बन यहाँ पे चला गया CO2 में, तो CO2 बनता है प्लस एनर्जी रिलीज होती है, इससे उसको इसको एनर्जी मिलती है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये अपना रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। ये हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन हमारे पास एब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट भी हमारा ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें भी ऑक्सीजन नहीं है, ये भी लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है जो हमारे मसल्स के अंदर होता है। यही पायरुवेट हमारा ब्रेक करके लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है, प्लस उसके साथ एनर्जी हमें प्रोड्यूस कराते हैं जिससे हम दौड़ते वगैरह हैं। और जब हम ज़्यादा दौड़ लेते हैं तो हमारी मसल्स में क्रैम हो जाता है। क्रैम्स क्यों आते हैं, वही लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन की वजह से हमारी बॉडी में ऐसा होता है, ठीक है। यही हमारा पायरुवेट ब्रेक होकर लैक्टिक एसिड बनाता है, और जो एनर्जी हम यूज़ करते हैं वो एनर्जी यहाँ पे निकलती है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा होता है वो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे होता है। इसके प्रेजेंस में एनर्जी हमें मिलती है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर रिलीज़ कर देते हैं, उसके बाद वाटर हमारी बॉडी में ये बनता है। ये हमारी तीनों एरोबिक, ये एनारोबिक और ये एरोबिक रेस्पिरेशंस हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, इन अ पी प्लांट द ट्रेड्स ऑफ द फ्लावर्स बियरिंग पर्पल कलर PP is dominant over the white color PP. This is capital and this is small. This is dominant and this is recessive. Explain the inheritance pattern of F1 and F2 generations with the help of a cross following the rules of inheritance of traits. State the visible characters of F1 and F2 progenies. क्या है, यहाँ पे एक पी प्लांट दे दिया है, ये हमारा पर्पल कलर क्या है, डोमिनेंट है, और ये हमारा वाइट कलर क्या है, रेसेसिव है। यहाँ पे हमें इनहेरिटेंस पैटर्न से F1 और F2 जनरेशन हमें वहाँ पे क्रॉस करके दिखाना है, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्रॉस आपने कई बार पढ़ा होगा। पहले क्या है, लेट पर्पल ट्रेट बी प्रेजेंट बाई PP, कैपिटल P से हमने पर्पल को रिकॉग्नाइज किया, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, और यहाँ पे वाइट को हमने स्मॉल p से किया। कैपिटल P और वाइट P हमारे ये दोनों ये स्मॉल p दोनों पेरेंट्स हैं, ठीक है। पेरेंट्स को हमने क्रॉस कराया, सेल्फ क्रॉस कराया, तो यहाँ पे एक कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p, ये जो हमारे 2 बने हुए हैं, ये दोनों हमारे क्या होंगे, ये हमारे दोनों इस कलर पर्पल कलर के होंगे, दोनों को दोनों। ये F1 जनरेशन की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, ये दोनों हमारे फिर से ये दोनों सेल्फ क्रॉस करेंगे, सेल्फ क्रॉसिंग होगी इनकी, और यहाँ पे गैमिट्स का जब ये सेल्फ क्रॉसिंग करेंगे तो 3 बनेगा, एक कैपिटल P, कैपिटल P, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p और स्मॉल p, ठीक है। ये जो कैपिटल P यहाँ पे दोनों डोमिनेंट है, यानी कि ये किस कलर का हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो कैपिटल हमेशा हमारा क्या होता है, डोमिनेंट होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी हमारा पर्पल कलर का हो जाएगा। ये है, इसमें भी सेम है, हमारे कैपिटल और स्मॉल दोनों है, तो कैपिटल हमारा डोमिनेंट है, तो यहाँ पे भी हमारा पर्पल कलर का हो जाएगा। लेकिन ये जो है, इसमें दोनों को दोनों क्या है, स्मॉल p है, तो इसमें डोमिनेंट वाला कोई नहीं है, इसमें दोनों रेसेसिव वाले हैं, इसलिए ये हमारा कौन सा कलर का हो जाएगा, वाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है। विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ F1 प्रोजेनीज, ऑल फ्लावर्स आर पर्पल कलर। F1 प्रोजेनीज के सारे फ्लावर कैसे हैं, पर्पल कलर के हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल P दोनों में है, डोमिनेंट यहाँ पे हमारा है जो किस कलर का है, पर्पल कलर का, इसलिए हमारे दोनों फ्लावर्स पर्पल कलर के हो गए। F2 प्रोजेनीज 3 आर पर्पल कलर एंड 1 इज़ वाइट कलर्ड फ्लावर। इसमें क्या हो रहा है कि 3 जो हैं वो पर्पल कलर के बन रहे हैं, ये कैपिटल P वाला, ये कैपिटल P और ये कैपिटल P, तीनों हमारे पर्पल कलर के हो रहे हैं, और जो ये स्मॉल दोनों स्मॉल p वाला है, ये किस कलर का, वाइट कलर का हो रहा है। तो इसका रेशियो हो जाएगा 3:1 और इसका रेशियो हो जाएगा 1:1। ये हमारे दोनों हमारे F1 और F2 प्रोजेनीज के वो जनरेशन्स के प्रोजेनीज हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, एक्सप्लेन गिविंग रीजंस द बेंडिंग ऑफ शूट टिप्स ऑफ अ प्लांट टुवर्ड द लाइट सोर्स कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट।
कह रहा है कि रीज़न बताना है हमें। जो शूट टिप्स होते हैं वो लाइट की तरफ टर्न हो जाते हैं, जिधर से लाइट आ रहा होता है, लाइट सोर्स आ रहा होता है, उधर की तरफ बेंड हो जाते हैं वो। तो उसी का ये रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों होता है कि इधर से लाइट सोर्स आता है, उधर की तरफ हमारा शूट टिप प्लांट का बेंड हो जाता है। आंसर है उसका, व्हेन ग्रोइंग प्लांट शूट टिप्स डिटेक्ट लाइट और हॉर्मोन्स कॉल्ड ऑक्सिन is synthesized in the shoot tip which is sensitive to light. Auxin diffuses toward the shady side of the stem. It stimulates the growth of the cell on the shady side of the plant which causes bending of the plant in the other side. This gives the appearance that the stem of the plants bend in the direction of light. कहने का मतलब ये है कि जो हमारा शूट टिप होता है, जो शूट टिप हमारा लाइट को सेंसिटिव होता है, ठीक है, जो लाइट को काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वहाँ पे एक हार्मोन्स बनता है जिसको हम ऑक्सिन हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स वहाँ से डिफ्यूज़ होके जिधर सैडी स्टेम होता है उधर की तरफ मूव कर जाता है, और ये सैडी स्टेम की तरफ मूव करने के बाद वहाँ पे उस सेल्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करने लगता है कि वहाँ के सेल्स क्या हो जाए, लाइट को सेंसिटिव हो जाए और लाइट की तरफ बेंड हो जाए। यही कारण होता है कि वहाँ उसके इधर शैडी, जो हमारे प्लांट्स का शैडी प्लेसेस होते हैं, शैडी साइड्स होता है स्टेम का, वो क्या करता है, टर्न कर जाता है डायरेक्शन ऑफ लाइट की तरफ, ठीक है। ये ऑक्सिन हार्मोन्स की वजह से ही मेन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, इट इज़ डिज़ायर टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ ए ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉन्केव मिरर ऑफ ए फोकल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है। हमें कह रहा है कि एक हमें इरेक्ट इमेज ऑब्टेन करना है और हमें ये बताना है कि ऑब्जेक्ट को हम ऐसे कौन सी जगह पे रखेंगे कि हमारा जो इमेज बनेगा वो बिल्कुल इरेक्ट इमेज बनेगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन में ही पूछा गया है, तो उसका आंसर ये होगा, द रेंज डिस्टेंस शुड बी 0 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा डिस्टेंस होना चाहिए वो 0 से लेके 12 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो हमारा जो इमेज बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट और इरेक्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 क्या है, विल द इमेज बी लार्जर, स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इन दिस केस। हमें क्या है, एक ये बताना है कि जो ऑब्जेक्ट हमारा है उससे इमेज जो हमारा बनेगा वो लार्जर बनेगा या फिर स्मॉलर बनेगा, और उसका हमें क्या करना है, एक रे डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो रे डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये है रे डायग्राम। इसमें क्या है, ये है हमारा एक कॉन्केव मिरर, मिरर के बाद ये फोकल लेंथ है हमारा जो कि ये 12 सेंटीमीटर, इसके फोकल लेंथ के आगे एक हमारा ऑब्जेक्ट रख दिया गया, ये एक रे गई इधर गई और ये रे इधर प्रोड्यूस हुआ, एक दूसरा रे गया, ये इधर प्रोड्यूस हुआ, और हमारा ये यहाँ से एक लंबा सा ऑब्जेक्ट बन गया, ये इमेज बन गया, सॉरी। इमेज क्या है हमारा, बिल्कुल स्ट्रेट है और इरेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, 0 और 12 के बीच, यानी कि फोकल लेंथ के बीच में रखा है, जिससे हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इमेज यहाँ पे बना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, where will the image of the object be if it is placed 24 सेंटीमीटर in front of the mirror। कह रहा है अगर हम ऑब्जेक्ट को 24 सेंटीमीटर मिरर के सामने रख देते हैं तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पे बनेगा। तो आपको बता दूँ 24, इसका फोकल लेंथ है 12, ठीक है। तो 24 करेंगे तो इसका हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे 24 सेंटीमीटर। अगर हम 24 सेंटीमीटर पे इमेज ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो इमेज बनेगा वो भी बिल्कुल इसी पे बनेगा। किसे बनेगा, 24 सेंटीमीटर पे ही बनेगा। यहाँ पे ये कट करेगा और यहाँ पे हमारा जोड़े, क्योंकि जब भी कोई भी मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो जो इमेज होता है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इमेज विल बी 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर और इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, सपोज यू parents have constructed a 2 rooms house and you want that in the living room there should be a provision of 1 electric bulb, 1 electric fan, 1 refrigerator and a plug point for appliances of power up to 2 kilowatt. Draw a circuit diagram showing electric fuse and earthing as a safety devices. हमें क्या है, एक सर्किट डायग्राम बनाना है। सिंपली कहा जाए तो एक सर्किट डायग्राम बनाना है जो जिसमें इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हो, एक इलेक्ट्रिक फ़ैन हो, एक रेफ्रिजरेटर के लिए जगह हो, एक प्लग पॉइंट हो जिसमें 2 किलोवाट की हम लाइट उसमें पास करा सकें, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्यूज़ भी हो और अर्थिंग जो हमारा होता है, अर्थ की वायर भी हो, अर्थिंग डिवाइसेस के लिए अर्थ की वायर भी वहाँ पे होनी चाहिए। तो ये हमारा वो डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, हमारे दोनों वायर्स हैं। पहले इलेक्ट्रिक बोर्ड फ्यूज़ से हैं, फिर इलेक्ट्रिक मीटर से यहाँ पे गए हुए हैं और सारे पूरे रूम के सभी को वो मिला हुआ है। ये यहाँ से बल्ब जुड़ा हुआ है पैरेलल,
यहाँ पे फ़ैन, फ्रिज, प्लग पॉइंट, और ये हमारा अर्थ वायर सीधा जाकर प्लग से और रेफ्रिजरेटर से जाके जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, आप ये देख लीजिए। और ये लिखा हुआ पॉइंट्स कुछ 4 कंपोनेंट शुड बी लेबल्ड। 4 कंपोनेंट यहाँ पे लेबल्ड होने चाहिए। पहला क्या है, जो यहाँ पे 4 चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फैन, रेफ्रिजरेटर और प्लग पॉइंट, तो बिल्कुल मेंशन होना चाहिए, नहीं तो आपकी क्या है कि नंबर को डिडक्ट कर दिया जाएगा। ऑल ऑफ देम शुड बी पैरेलल एंड देयर शुड बी अ फ्यूज़ फॉर सेफ्टी। सभी के सभी पैरेलल लगे होंगे, ये देखिए सारे के सारे पैरेलल लगे हुए हैं, और एक फ्यूज़ ज़रूर होना चाहिए सेफ्टी के लिए। ठीक है ना, फ्यूज़ के बिना कभी भी आप सर्किट डायग्राम मत बनाइएगा। होम अप्लायंस के लिए अगर हम डोमेस्टिक सर्किट की बात करते हैं उसमें आप ज़रूर फ्यूज़ बनाइएगा। तीसरा है लाइव एंड अर्थ वायर शुड बी देयर। लाइव और अर्थ वायर भी वहाँ पे हमेशा होना चाहिए। जैसे ये लाइव वायर है, ये वायर ज़रूर होना चाहिए वहाँ पे, नहीं तो आपके नंबर्स को डिटेक्ट कर दिया जाता है। सर्किट डायग्राम ऐसा ज़रूर बनाना चाहिए, नहीं तो सर्किट आपकी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, इन द फिगर गिवन बिलो अ नैरो बीम ऑफ लाइट शोन टू पास थ्रू अ triangular glass prism. After passing through the prism, it produces a spectrum XY on the screen. क्या है, यहाँ पे एक हमारा ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। प्रिज्म हमने एक वाइट लाइट पास कराया, ठीक है, इसने 2 लाइट यहाँ पे प्रोड्यूस किया, एक X एक Y। हमें क्या बताना है, नेम द फिनोमिना। इस फिनोमिना का नाम बताना है हमें X और Y का कलर बताना है, और हमें बताना है वाई डू डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट बेंट एट डिफरेंट एंगल ऑफ द प्रिज्म। यानी कि ये हमें एंगल बताना है कि X वाला इस एंगल पे बेंड हुआ है, Y वाला इस एंगल पे बेंड हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्सन। ये हमारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इस फिनोमिना को हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। एक वाइट लाइट कई सारे लाइट्स में चेंज हो जाता है, इसको हम डिस्पर्शन कहते हैं, मतलब स्कैटर्ड लाइट फैल जाता है। ठीक है, कई भागों में टुकड़ों में टूट जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। एक्स जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे ये जो एक्स हो जाएगा वॉयलेट हो जाएगा, और वाई हमारा रेड कलर हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि वाई डू, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये दोनों अलग अलग एंगल्स पे बेंड हो रहे हैं। तो डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट ड्यू टू द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। क्या होता है एक्चुअली यहाँ पे होता ये है कि x की वेवलेंथ अलग है, y की वेवलेंथ अलग है, तो दोनों की वेवलेंथ क्या है, अलग अलग है। हाँ, इसी वेवलेंथ की वजह से, वेवलेंथ में जो हमारा ये डिफरेंस है, इसी डिफरेंस की वजह से इनके एंगल्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन इसी में और करके भी पूछा गया है, व्हाट इज़ विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है। विजिबल स्पेक्ट्रम इज़ ए बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट बीम। क्या है, एक वाइट लाइट ले लीजिए आप, ठीक है, वाइट लाइट को आप जैसे प्रिज्म में रखेंगे, ये क्या है कई भागों में, 7 भागों में टूट जाता है। ठीक है, तो ये जो हमें 7 बैंड दिखते हैं, ये एक बैंड है जिसमें 7 कलर्स हैं, इसी को हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, ये जो वाइट लाइट के टूटा हुआ 7 ये लाइट्स है स्कैटर डिस्पर्शन वाला, इसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, वाई इज़ रेड यूज्ड एट स्टॉपिंग लाइट एट ट्रैफिक सिग्नल। कह रहे रेड का यूज़ क्यों किया जाता है ट्रैफिक सिग्नल पे स्टॉपिंग के लिए। तो क्वेश्चन का आंसर ये होगा, रेड लाइट इज स्कैटर्ड एट लीस्ट बाय एयर मॉलिक्यूल्स एंड नो लॉन्गर वेवलेंथ, इट ट्रेवल्स द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। क्या है, जो हमारा रेड लाइट होता है इसकी वेवलेंथ सारे लाइटों से ज़्यादा होती है। जो एक वाइट लाइट होता है ना, वाइट लाइट में जो 7 लाइट्स ये कलर्ड 7 होते हैं, इसमें जो रेड होता है इसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। ठीक है, लार्जर वेवलेंथ की वजह से ये क्या होता है, स्कैटर नहीं करता, यानी कि फैलता नहीं है, टूटता नहीं है कई भागों में रेड लाइट। इसकी वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकता है, और लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकता है इसका मतलब कि अगर हम दूरी पे रहेंगे तो दूर से भी हमें रेड लाइट एकदम अच्छी तरह से दिखाई दे जाएगी, इसलिए ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए रेड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म आर केप्ट टुगेदर कनेक्टेड थ्रू देयर रेक्टेंगुलर साइड ओ, a light beam is passed through one side of the combination, will there be any dispersion? Justify your answer। कह रहा है कि हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगुलर ले लेते हैं, ठीक है, और एक और ट्रायंगल हम क्या करते हैं ऐसे रख देते हैं। हाँ, ये हमारा 2 ट्रायंगल हमने ले लिया,
यहाँ क्वेश्चन में ये कह रहा है एक ट्रायंगल को हम ऐसे रख लेते हैं, एक ट्रायंगल को ऐसे रखते हैं, तो ये हो क्या गया, एक हमारा रेक्टेंगल बन गया और इससे हमने एक लाइट पास कराई। पहले तो ये टूटेगा ऐसे, फिर ये ऐसे डिस्पर्स होके एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, द गिवन सेटअप विल बिहेव एज अ ग्लास स्लैब, ये बिल्कुल ग्लास स्लैब की तरह वर्क करने लगेगा, रिजल्टिंग इन कॉम्बिनेशन ऑफ 7 लाइट टू प्रोड्यूस 1 वाइट लाइट। यानी कि जैसी वाइट लाइट हमने यहाँ से दी थी वही वाइट लाइट फिर से हमें यहाँ से निकलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम चलते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, ये कह रहा है मेटल एक्स इज़ फाउंड इन नेचर एज इट्स सल्फाइड एक्स एस। एक मेटल एक्स है जिसकी सल्फाइड क्या है, एक्स एस। इट इज़ यूज्ड इन द गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन आर्टिकल्स। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि आयरन के ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती है इसके ऊपर, ताकि क्या हो कि आयरन के ऊपर रस्टिंग वगैरह ना हो। ठीक है, उसी को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो इस मेटल का यूज़ गैल्वेनाइजेशन के लिए किया जा रहा है। आइडेंटिफाई द मेटल एक्स, हमें मेटल एक्स को आइडेंटिफाई करनी है। हाउ विल यू कन्वर्ट द सल्फाइड ओर इनटू द मेटल, इसके सल्फाइड ओर को हम मेटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे हमें बताना है। और एक्सप्लेन विद इक्वेशन, और इसकी इक्वेशन भी हमें लिखनी है इस रिएक्शन की, जिससे हम सल्फाइड ओर को मेटल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मेटल एक्स इज अ जिंक। गैल्वेनाइजेशन के लिए जो मेटल हमने एक्स यूज़ कर रहे थे वो जिंक होगा। द सल्फाइड ओर इज फर्स्ट हीटेड स्ट्रांगली इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड चेंज्ड इनटू ऑक्साइड, दिस प्रोसेस कॉल्ड रोस्टिंग। ये क्वेश्चन क्या था कि हम इट इज़ यूज फॉर आइडेंटिफाई द मेटल एक्स, ये तो हमने कर लिया। हाउ विल यू कन्वर्ट दिस सल्फाइड ओर इनटू द मेटल, इस सल्फाइड ओर को हम मेटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा हीट करने पे क्या होगा कि ये कैसे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ZnO दैट इज जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जिंक ऑक्साइड में, और यहाँ पे SO2 बाहर निकल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रोस्टिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम प्रोसेस में क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस्ड टू जिंक मेटल बाय हीटिंग इट विथ कार्बन। हम क्या करेंगे, ये ZnO था जिंक ऑक्साइड को हम फिर क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस कैसे करेंगे, कार्बन के प्रेजेंस में इसको फिर से हम हीट करेंगे। यहाँ पे एक एरो होगा, यहाँ पे हीट लिखा होगा, ये नहीं लिखा हुआ है। हीट करेंगे तो किसमें कन्वर्ट, Zn हमारा बाहर निकलेगा जिंक, उसके साथ साथ CO2 गैस भी हमारा बाहर निकल जाएगी। इस तरह से हम Zn बिल्कुल प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसके सल्फाइड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में और करके भी पूछा हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है, स्टेट द रीज़न फॉर द फॉलोइंग। हमें इस क्वेश्चंस के रीजंस बताने हैं। ये 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 5 के रीज़न बताने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एल्युमिनियम ऑक्साइड इज कॉल्ड एन एम्फोटोरिक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम एम्फोटोरिक ऑक्साइड को कहते हैं। अच्छा, एम्फोटोरिक ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटोरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, उसको हम एम्फोटोरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है, तो एल्युमिनियम को हम ऐसा क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, एज इट रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट। ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, इसीलिए हम इसको एम्फोटोरिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, एम्फोटोरिक वर्ड जहाँ पे आ जाए इसका मतलब वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एन आयरन स्ट्रिप डिप्ड इन अ ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टर्न्स ब्लू सोल्यूशन पेल ग्रीन। जैसे ही हम आयरन स्ट्रिप को ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करते हैं, वो ब्लू कलर पेल ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। इसका हमें रीज़न बताना है। ठीक है, तो रीज़न ये हो जाएगा, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट टू फॉर्म ग्रीन फेरर सल्फेट सोल्यूशन। क्या होता है, जैसे ही हम कॉपर की रिएक्शन कॉपर की रिएक्शन CuSO4 के साथ कराते हैं, ये क्या होता है, Cu को Fe क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है और यहाँ पे आके जुड़ जाता है, जिससे हमारा बन जाता है FeSO4। और इसी FeSO4 क्या होता है, ये पेल ग्रीन कलर का होता है। तो ये जो CuSO4 का कलर हमारा ब्लू कलर का था, वो चेंज होके पेल ग्रीन कलर में चेंज जाता है FeSO4 के सोल्यूशन बन जाने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व वैन मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। बहुत सारे मेटल्स को जब हम
नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता। इसका हमें रीज़न बताना है। तो इसका रीज़न ये हो जाएगा कि नाइट्रिक एसिड इज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो हाइड्रोजन गैस हमारा प्रोड्यूस हो रहा होता है वो तुरंत ऑक्सीडाइज होकर वाटर बना लेता है, H2O बना लेता है। इसीलिए क्या होता है, हमारा जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ रहता है वो वाटर कन्वर्ट हो गया। इसलिए मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, कैल्शियम डज नॉट ऑकर इन फ्री स्टेट इन नेचर। कैल्शियम कभी भी फ्री स्टेट में पाया नहीं जाता है। इसका हमें रीज़न बताना है। ठीक है, इसका रीज़न क्या हो जाएगा? इसका रीज़न ये हो जाएगा, कैल्शियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल, इट रिएक्ट विद द केमिकल्स इन सराउंडिंग एंड ऑकर्स इन कंबाइंड स्टेट। क्या होता है? कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। ये मेटल जैसे हम इसको सराउंडिंग में रखते हैं तो ये तुरंत केमिकल के साथ रिएक्ट कर लेता है, सराउंडिंग के केमिकल के साथ, और कंबाइंड स्टेट बना लेता है। यानी कि किसी न किसी के साथ ये कंबाइन होकर एक कंबाइंड स्टेट बना लेता है, कभी भी खुले में अकेले नहीं रहता है ये। ठीक है, इसीलिए ये ऐसा होता है, मतलब कि खुले में फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता नेचर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सोडियम और पोटेशियम मेटल आर केप्ट इमर्ज्ड अंडर कैरोसिन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि सोडियम और पोटेशियम को हम हमेशा क्यों कैरोसिन के अंदर डुबो के रखते हैं। हमेशा जब भी उसको स्टोर किया जाता है ना तो हमेशा कैरोसिन उसमें डाल के रखा जाता है, कैरोसिन के अंदर उसको पोटेशियम और सोडियम को डाल के रखा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कि सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल एंड रिएक्ट विगरसली विद ऑक्सीजन इन एयर एंड मे इवन कैच फायर, दे डू नॉट रिएक्ट विद कैरोसिन। जो हमारा पोटेशियम और सोडियम होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। और इसी हाईली रिएक्शन की वजह से ये एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन होता है उसके साथ रिएक्ट करके फायर कैच कर लेता है, यानी कि आग लग सकती है इसकी वजह से। जैसे हम सोडियम को लेके अगर हम वाटर के अंदर डालते हैं, वाटर के अंदर उसको, जैसे सोडियम मेटल आपने देखा होगा, जैसे उसको वाटर के अंदर डालते हैं, वाटर के साथ वो रिएक्ट कर लेता है और इतनी ज़ोर से रिएक्ट करता है कि जैसे बम फटने की जैसा आवाज़ करता है। वैसे ही सोडियम एयर के साथ भी रिएक्ट करता है जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है और फायर पकड़ लेता है। इसीलिए उसको कैरोसिन के अंदर डाल के रखा जाता है जिसकी वजह से वो फायर ना पकड़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, द फार्मूला ऑफ 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हुए हैं, A, B, C और D। इसके हमें क्या दिया गया है? इसके फार्मूलाज लिखे गए हैं। पहला है C2H4, दूसरा है CH3COOH, तीसरा है C2H5OH और 4 है D वाला C2H6। यहाँ पे 4 ये हमें फार्मूलाज दे दिए, कंपाउंड दे दिए गए। अब इसका हमें एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दिस कंपाउंड ABCD इज़ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमें बताना है ये ABCD में से कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो D वाला जो है C2H6 ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसे? क्योंकि C2H6 ऐसा है जिसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं यूज़ किया गया है। ठीक है, ये इस कंपाउंड में डबल, इसीलिए ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, दूसरा है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक एसिड एंड गिव इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला। हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है और उसका हमें फार्मूला भी बताना है। तो जो ये है CH3COOH, ये हमारा क्या है, एक एसिड है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही OH ग्रुप लगा हुआ है, एसिड ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या है, एक ऑर्गेनिक एसिड है। इसका हमें क्या बताना है, स्ट्रक्चर भी दिखाना है। तो स्ट्रक्चर इसका ये स्ट्रक्चर हो जाएगा जिसमें यहाँ पे 2 कार्बन लगे हुए हैं और इस कार्बन से डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से OH जुड़ा हुआ है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। जैसे ये हमारा क्या है, OH ग्रुप लग के ये हमारा मिथेनोइक एसिड बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट सी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द एबव कंपाउंड व्हेन हीटेड एट 443 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉर्म इथीन एज अ मेजर प्रोडक्ट, व्हाट इज द रोल प्लेड बाय द कंसंट्रेटेड H2SO4 इन दिस रिएक्शन, ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन इवॉल्व। हमें बताना है कि जो चारों यहाँ पे ये कंपाउंड लिखे गए हैं, कौन से कंपाउंड को हम 443 केल्विन पे हीट करते हैं H2SO को प्रेजेंस में, तो वो इथीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और हमें बताना है इस रिएक्शन में H2SO4 का क्या रोल होता है। ठीक है, और इसका हमें इक्वेशन भी लिखना है। तो वो कंपाउंड है वो है C, दैट इज़ C2H5OH। जैसे ही हम इसको
कंसनट्रेटेड H2SO4 में हीट करते हैं, इट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड रिमूव्स अ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इथेनॉल। ये कंसनट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है और C2H5 से OH से ये वाटर को रिमूव कर देता है। यहाँ पे C2H4 बच जाता है हमारा इथेन, और उसके साथ यहाँ इथेन, हाँ, और यहाँ पे H2O वाटर हमारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, गिव अ केमिकल इक्वेशन व्हेन B एंड C रिएक्ट विद ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। कह रहा है कि हमें एक इक्वेशन बताने हैं जिसमें B और C जो हमारा केमिकल है, कंपाउंड से केमिकल कंपाउंड्स, ये कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं। नेम द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड मेंशन वन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट यूज़। जो भी इसमें मेजर प्रोडक्ट बनता है उसको हमें बताना है, उसका एक इम्पॉर्टेंट यूज़ भी हमको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला C2H5OH तो हमने यहाँ पे लिख दिया, जो कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट किया और C2H4 बनाया और वाटर निकल गया। दूसरा है CH3COOH, ये हमारा सॉरी यहाँ पे क्या है कि पहले इन दोनों को B और C को रिएक्ट करके बताना है। B और C अगर रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 पे तो क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ये हमें यहाँ पे बताना है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में CH3COH यहाँ पे हमारा मिथेनोइक एसिड प्लस यहाँ पे C2H5OH, दैट इज़ C2H5OH, ये क्या है हमारा, CH3COOH, ये है हमारा मिथेनोइक एसिड, और दूसरा है हमारा C2H5OH दैट इज़ इथेनॉल। इन दोनों का रिएक्शन अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के बेसिस में कराते हैं तो हमारा बनता है CH3COO C2H5। ये हमारा एक ईस्टर है और इसके साथ वाटर हमारा बाहर निकल जाता है। ईस्टर जो होता है वो क्या होता है ना, काफ़ी ज़्यादा वो होता है, इसके अंदर से फ्लेवर्स मतलब निकलते हैं। इसके अंदर से क्या होता है कि बहुत अच्छी स्मेल आती है, इसलिए इसको परफ्यूम्स वगैरह और फ्लेवरिंग एजेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये हमारा ईस्टर बनता है यहाँ पे CH3COO C2H5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई 2 पार्ट्स फ्रॉम एबव डायग्राम विच कैरी ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमें यहाँ पे 2 पार्ट बताने हैं। इस हमारा जो ये हॉट डायग्राम बना हुआ है इसमें 2 कोई पार्ट्स बताने हैं जो हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता हो। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। डबल सर्कुलेशन हमें बताना है फ्लो चार्ट की मदद से। क्या है, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है वो है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, अरोटा, लेफ्ट ऑरिकल और पल्मोनरी वेन। ये हमारा जो पार्ट्स हैं ये हमारे B, D और F, यहाँ पे B, D और F जो है दैट इज़ B, ये हमारा B हो गया, D हो गया और F हो गया। ये 3 पार्ट जो हैं ये हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। उसके बाद जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है वो है हमारा A, C दैट इज़ हियर एंड E। ये हमारा जो 3 पार्ट्स हैं ये इसमें हमारा राइट वेंट्रिकल है, पल्मोनरी आर्टरी है, राइट वेंट्रिकल है, वेना कावा है। ये जो है हमारे ये क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। अब हमें एक फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है, जिसमें हमें पूरा एक्सप्लेन करना है कि कैसे लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है, कैसे पंप होता है जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, सपोज दैट कि इसके अंदर पूरी बॉडी ऑर्गन से राइट, यहाँ से बॉडी ऑर्गन है, ठीक है, बॉडी ऑर्गन से सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा से होते हुए राइट एट्रियम में आते हैं। ठीक है, राइट एट्रियम क्या दिए, राइट वेंट्रिकल में जाते हैं। राइट वेंट्रिकल से फिर से ये निकल के कहाँ जाते हैं, लंग्स के पास जाते हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स के पास जाते हैं। लंग्स क्या करता है, इन्हें प्यूरिफाई करता है। फिर लंग्स से ये पल्मोनरी वेन से होते हुए लेफ्ट एट्रियम में आते हैं। लेफ्ट एट्रियम से ये फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये फिर से हमारी पूरी बॉडी में विद द हेल्प ऑफ अरोटा के पूरी बॉडी में ये फ्लो कर जाते हैं। ठीक है, आप पूरी अच्छी तरह से देख लीजिए। सबसे पहले कहाँ से, बॉडी से वेना कावा से होते हुए राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे हो गया, ये पल्मोनरी वेन से होते हुए लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा से होते हुए फिर पूरी बॉडी में ये फैल जाता है। जब तक हम ये नाम मेंशन नहीं करेंगे तब तक हमारे नंबर्स हमको नहीं मिलेंगे। इसको नाम्स को ज़रूर हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, सारे नेम मेंशन होने चाहिए, बिल्कुल वेल लेबल डायग्राम होनी चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या,
क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हमें क्या है यहाँ पे बाइनरी फिजन को डिस्क्राइब करना है, उसका डायग्राम बनाना है और सारी स्टेप्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो बाइनरी फिजन को यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये आपको वहाँ पे बनाना होगा। सबसे पहले ये बाइनरी फिजन का एक सेल है जो इसका जिसमें अंदर फिजन होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऊपर की मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है और डीएनए है। डीएनए सबसे पहले डुप्लीकेट करेगा, 2 भागों में अलग अलग बनेगा। उसके बाद यहाँ पे सेल डिवीज़न होगा और सेल दोनों भाग में डिवाइड हो जाएगा, 2 डॉटर सेल्स में सेपरेट हो जाएगा। ये यहाँ पे स्टेप्स है, कुछ 4 स्टेप्स आपको वहाँ पे मेंशन करनी होंगी। सारे क्वेश्चन इसको वेल लेबल्ड बनाना होगा, तभी आपको सारे के सारे नंबर वहाँ पे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वाई डू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज़ कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन। कह रहा है जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय सेल। कभी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेल से रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। क्यों? दे आर नॉट सिंपल रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स। वो कोई भी सिंपल और रैंडम कलेक्शन सेल्स के नहीं होते हैं हमारी बॉडी में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। In them, specialized cells are organized as tissue, which are organized into organs. इनके हमारे अंदर क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होकर एक टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड होकर एक ऑर्गन्स बनाए होते हैं। और सेल बाय सेल अगर हम डिवीज़न करते हैं तो ये हमारा इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है। इसीलिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको रिक्वायर्ड होता है कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन की, काफ़ी कॉम्प्लेक्स वे उनको रिक्वायरमेंट होती है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। जो नेक्स्ट क्या है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल एंड टेस्टिस इन द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमें प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल और टेस्टिस जो ह्यूमन मेल्स में होते हैं उसका रोल बताना है, क्या रोल वो प्ले करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल। ये कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं। ये सिक्रीशंस क्या करते हैं, हमारे स्पर्म के साथ मिल जाते हैं और स्पर्म के बाद साथ मिलने के बाद ये सिक्रीशंस होते हैं, जो फ्लूइड होते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी इजी हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारे स्पर्म के साथ ये फ्लूइड मिलते हैं, हमारा स्पर्म क्या होता है, काफ़ी अच्छी तरह से ट्रांसपोर्ट करने लगता है। और जो टेस्टिस होता है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज़ करता है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है वो ऐसा हार्मोन्स है जो हमारे प्यूबर्टी एजेस में हमारी बॉडी के जो डिफरेंशिएशंस आते हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज़ द सर्जिकल रिमूव ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज मिसयूज्ड। कह रहे हैं कि जो भी अभी तक हमने देखा होगा, जो भी प्रेगनेंसीज को रिमूव किया जाता है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को, वो भी सर्जिकल मेथड से उसके मिसयूज़ कैसे किया जा रहा है, ठीक है। तो उसका आंसर है फीमेल फर्टिसाइड्स, इलीगल सेक्स सिलेक्शंस, एबॉर्शन ऑफ फीमेल फर्टिसाइड्स। यानी कि जो फीमेल्स फर्टिसाइड किया जाता है, यानी कि फिटस जो होता है हमारी फीमेल्स की बॉडी में, और जो पहले उस फर्टिसाइड्स का हम सेक्स पता करते हैं, उसके बाद उसको अगर फीमेल होता है तो उसको वहीं पे मार दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा इसका मिसयूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इन प्रिवेंटिंग कॉन्सेप्शंस। हमें ओरल जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम लेते हैं उसका हमें उसके रोल्स बताने हैं कि वो कैसे हमारे प्रेगनेंसीज को रोक देता है, ठीक है। तो इंटरफेयर इन रिलीज ऑफ एग्स आर नॉट रिलीज्ड। क्या होता है कि वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या करता है, एग को रिलीज होने से ही रोक देता है। ना ही एग आता है, ना ही फर्टिलाइजेशन होता है, ना ही रिप्रोडक्शन में कुछ ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, लेंथ एल, थिकनेस डी एंड रेसिस्टिविटी रो। नाउ दिस कंडक्टर इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। व्हाट विल बी द न्यू रेसिस्टिविटी ऑफ ईच ऑफ दिस पार्ट एंड व्हाई। क्या है, एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, लेंथ एल है और थिकनेस डी दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी उसका रो है। उस कंडक्टर को 4 पार्ट्स में काट दिया गया, ठीक है। तो उस कंडक्टर का न्यू रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा और क्यों होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा कि जो रेसिस्टिविटी होती है वो कभी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रेसिस्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ना ही उसके लेंथ के ऊपर, ना ही उसके थिकनेस के ऊपर, ना ही किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो रेसिस्टिविटी हमारा चेंज नहीं होगा, चाहे उसको आप 10 टुकड़ों में काट दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रेजिस्टेंस इफ ऑल दिस पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल और सीरीज़। अगर इन सारे जो 4 पार्ट्स हमने काटे हैं उसको पैरेलल में अरेंज कर दिया जाए या फिर उसको सीरीज़ में अरेंज कर दिया जाए, तो उसका नेक्स्ट जो हमारा आंसर होगा, रेजिस्टेंस होगा, वो क्या आएगा। तो सबसे पहले हम उस लेंथ का जो है हम लेंथ निकालेंगे, वो L/4 हो जाएगा। रो हमारा कांस्टेंट है, ए हमारा कांस्टेंट है, तो इस फॉर्मूले पे हम उसको पुट करेंगे तो जो हमारा न्यू रेजिस्टेंस आ जाएगा वो R/4
4 आ जाएगा एक हमारे पार्ट का, ठीक है। उसके बाद अगर हम उसको पैरेलली अरेंज करते हैं, पैरेलली जोड़ते हैं, तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा r/16, ठीक है। अगर हम उसको वैसे ही ऐड करते हैं, यानी कि सीरीज़ में ऐड करते हैं, तो उसका आंसर जो आएगा वो आएगा r, ओनली r, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसका, कि आउट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स मेंशन अबाउट इन द प्रीवियस पार्ट फॉर अ गिवन वोल्टेज विच कॉम्बिनेशन विल कंज्यूम मोर पावर एंड वाई। अगर हम उस चारों को ऐसे ऐड कर देते हैं और अगर हमारा वोल्टेज क्या होता है सेम रहता है, तो क्या पावर कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगा, और अगर हो जाएगा तो क्यों। तो आप यहाँ पे देख सकते हो P की वैल्यू होती है, यानी कि पावर जो होता है वो होता है V²/R। पावर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे रेजिस्टेंस के। तो अगर हमारा रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज कर जा रहा है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं r/16 हो जा रहा है, रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जा रहा है, तो पावर ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, अ लेंस प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ -0.5, इज दिस इज अ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस, इफ द फोकल लेंथ of the lens is 6 cm, draw a ray diagram showing the image formation in this case। क्या है, एक लेंस है जिसका जो मैग्नीफाई कर रहा है 0.5, ठीक है, और पूछ रहा है क्या ये लेंस जो है जो 0.5 का मैग्नीफिकेशन कर रहा है ये कन्वर्जिंग लेंस है या फिर डाइवर्जिंग लेंस है। इसका फोकल लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर हमें दे दिया गया है, और इसका हमें डायग्राम बता के यहाँ पे फॉर्मेशन दिखाना है इस इमेज का, ठीक है। तो आंसर जो होगा वो होगा कि द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, जो इमेज होगा तो रियल और इन्वर्टेड होगा, और जो मैग्नीफिकेशन होगा वो निगेटिव वैल्यू आई है। जो मैग्नीफिकेशन निगेटिव आई इसका मतलब क्या है कि जो हमारा लेंस होगा वो कन्वर्जिंग लेंस होगा, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस होगा, और यहाँ पे उसका ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अ गर्ल वॉज प्लेइंग विद अ थिन बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ लेजर टॉर्च बाय डायरेक्टिंग इट from different direction of convex lens held vertically. She was surprised to see that the particular direction the beam of light continues to move along the same direction after passing through the lens. State the reason for her observations. Draw the ray diagram to support your answer. कह रहा है एक लड़की थी जिसने एक लेज़र से बीम ऑफ लाइट एक लेंस के ऊपर डाला, और वह सरप्राइज होगी क्योंकि लेंस से जब वो लेज़र निकला तो वो सेम डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव कर गया, ना ही वो रिफ्रैक्ट हुआ ना ही वो रिफ्लेक्ट हुआ। तो इसका हमें रीज़न बताना है, और इस ऑब्जर्वेशन का एक डायग्राम भी हमें यहाँ पे बनाना होगा। तो जो आंसर होगा वो ये होगा कि जो गर्ल ने जो लाइट पास किया था वो लाइट बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से ही लाइट पास किया होगा। ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट अगर पास किया जाता है तो सीधे उसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है। द गर्ल मस्ट हैव द डायरेक्शन ऑफ रेज लाइट along the direction of optical center of the lens because the ray light passes straight through the optical center of the lens। जैसे ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी अगर हम लाइट को मूव करते हैं तो वो सीधे उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ निकल जाता है। तो ये आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना होगा और इसके कुछ रीजंस लिखने होंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो क्या है और करके यहाँ पे दिया हुआ है, ऑन एंटरिंग इन अ मीडियम फ्रॉम एयर द स्पीड ऑफ लाइट बिकम हाफ of its value in air, find the refractive index of the medium with respect to air। क्या है कि जैसे हम एयर से किसी मीडियम में एंटर करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है उस मीडियम में एयर के रिस्पेक्ट में हाफ हो जाती है, तो हमें उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। तो यहाँ पे उसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, ये फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू velocity of light in a vacuum upon velocity of a light in a medium। तो let the velocity of a light in a vacuum be v1 and the velocity of a light in a vacuum be v2। v1 upon 2 is equals to v2। हम मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट जो वैक्यूम में थी वो v1 थी और मीडियम में v2 थी। तो वेलोसिटी क्या है हमारा मीडियम में आधा हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, तो v1 बाई 2 इक्वल्स टू v2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूला पे रख देंगे जिसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ ग्लास स्लैब मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मटेरियल से बना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n1 है, केप्ट इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 के मीडियम में हमने उसको रख दिया। अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द ग्लास स्लैब, ड्रॉ द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लास स्लैब इफ n1 is greater than n2, n1 is equals to n2 and n1 is smaller than n2। हमें क्या बताना है, अगर हमने उस ग्लास स्लैब को वाटर में रख दिया तो वाटर में रखने के बाद अगर लाइट रे पास कराया जाता है तो क्या क्या उसमें डिफरेंस होंगे। अगर n1
ग्रेटर है n2 से, या फिर दोनों बराबर है, या फिर n1 छोटा है n2 से। तो अगर n1 हमारा n2 से बड़ा है तो कुछ इस तरह का हमारे पास यहाँ पे डायग्राम बनेगा। n1 क्या है, हमारा n2 से बड़ा है, तो जैसे ही लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो लाइट ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा, उसके बाद फिर अपने डायरेक्शन में वैसे ही मूव कर जाएगा। अगर दोनों के दोनों n1 n2 बराबर हैं तो ये लाइन क्या होगी, बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगी, इसमें कोई भी डेविएशन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। और अगर यहीं पे हमारा n1 स्मॉलर है n2 से, अगर n1 हमारा स्मॉलर है n2 से, तो ये जैसे ही इस क्लास लैब में एंटर करेगा लाइट, ये नॉर्मल से थोड़ा सा दूर की तरफ मूव कर जाए, क्योंकि n1 हमारा क्या है, स्मॉलर है, और n2 क्या है, हमारा ज़्यादा है या ग्रेटर है, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नॉर्मल से अवे मूव कर जाएगा, और फिर जब ये अपनी डायरेक्शन में जाएगा तो उसी डायरेक्शन में ये फिर अपने ही एंगल में मूव कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा सारे जो क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बता दिया है, सारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो आप सारे क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़िएगा, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।